हेलो, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राम जानकी इंटर कॉलेज नानोगांव सूफी। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 जीव विज्ञान के अंतर्गत वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत पर चर्चा होगी। इसी पिछले वीडियो में हमने इसी पर चर्चा की थी। कुछ हमने पॉइंट्स आपको बताए थे। अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, ये सारी बातें हो चुकी थी। उसमें कुछ प्रवासिक शब्दावलियाँ भी हो गई थी। सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई थी। अब हम आज यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे मेंडल के प्रयोग। मेंडल को ये क्या कहा जाता है? मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो मेंडल के प्रयोग में मेंडल ने कई सारे प्रयोग किए और कई सारे नियम को प्रतिपादित किया। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मटर के पौधे में 7 विपर्यासी लक्षण होते हैं, जिसको हमने पिछली वीडियो में बताया था। 7 विपर्यासी लक्षण कौन कौन से होते हैं, प्रभावी तथा अप्रभावी क्या होते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें वहाँ हमने बताई थी। आज हम मेंडल के प्रयोग के विषय में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम मेंडल का पहला प्रयोग था एक गुण संकरण प्रयोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक गुण संकरण प्रयोग। एक गुण संकरण प्रयोग। तो सर्वप्रथम मेंडल ने अपना पहला प्रयोग मटर के पौधे में केवल एक लक्षण पर किया था। अब वो लक्षण क्या लिया था, इसके विषय में भी चर्चा करते हैं। और एक लक्षण को लेकर के जो प्रयोग किया गया, उस प्रयोग का नाम रखा गया एक गुण संकरण प्रयोग। तो मेंडल ने मटर के पौधे में उन 7 विपर्यासी लक्षणों में से एक लक्षण लिया। वो लक्षण था तने की लंबाई। तने की लंबाई, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि तने की लंबाई 2 तरीके की होती है। एक लंबा तना और दूसरा बौना तना। क्या होता है? बौना तना। लंबा तना प्रभावी होता है और बौना तना अप्रभावी होता है। ये प्रयोगों द्वारा मेंडल ने स्पष्ट किया था और मटर के 7 विपर्यासी लक्षण में इसको नोट भी करवाया गया था, बताया गया था। तो अगर हम लंबा तना और बौना तना के बीच संकरण कराएं, जबकि ये केवल एक ही लक्षण है, तने की लंबाई एक ही लक्षण है, तो लंबे तने के लिए जो एलील्स लिया जाएगा, जीन्स, इसका उत्तरदायी जीन्स कैपिटल टी होगा। लंबे तने के लिए कैपिटल टी ले लेंगे और बौने तने के लिए हम इसका, वैसे होता तो ड्वार्फ है स्मॉल डी, लेकिन हम कैपिटल टी का ही स्मॉल लेटर ले लेते हैं, स्मॉल टी। ये इसके जीन्स हैं। क्या है? इनके जीन्स हैं, इनके एलील्स हैं। जब इनमें संकरण कराया जाता है तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक बनते हैं। वो युग्मक क्या होते हैं? कैपिटल टी एक युग्मक, कैपिटल टी एक युग्मक, स्मॉल टी एक युग्मक, स्मॉल टी एक युग्मक। ध्यान दीजिए, यहाँ पर संकरण कैसे कराएंगे हम? संकरण हाइब्रिडाइजेशन अर्थात आर्टिफिशियल रूप से पोलिनेशन जो कराया जाता है उसी को संकरण कहते हैं। कृत्रिम रूप से जो है परागण कराया जाता है। तो देखिए, मटर के पौधे के पुष्प की स्थिति ये होती है कि इसमें स्वपरागण के अलावा पर परागण नहीं हो सकता है। तो मेंडल ने क्या किया कि लंबे तने और बौने तने वाले पौधों के पुष्पों में से किसी एक के पुष्प को नर पुष्प बना दिया और दूसरे को मादा पुष्प बनाया। कैसे बनाया, इसके विषय में ध्यान देते हैं। लंबे तने वाले पुष्प के
पुष्प से स्त्री केसर को तोड़कर निकाल दिया, तो ये बन गया, इसमें बचा क्या, पुंकेसर। ये बन गया आपका नर पुष्प। कौन सा, नर पौधा मान लेते हैं इसको हम, नर पौधा, और इसको मानते हैं मादा पौधा। मादा पौधा कैसे बना, ये बौने पौधे के पुष्प से पुंकेसर को तोड़कर मेंडल ने बाहर कर दिया, तो ये इसमें इस पुष्प में केवल बचा स्त्री केसर और ये बन गया मादा पौधा। अब इसमें जब परागण कराया गया तो देखा गया, अच्छा ये पी पीढ़ी के हैं, सभी किस पीढ़ी के पौधे हैं, पी पीढ़ी के, पैतृक शुद्ध नस्ली, क्योंकि देखिए इनमें एलिल्स समान है इसलिए शुद्ध नस्ली कहलाएंगे। अब यहाँ से कैपिटल टी एक युग्मक और बौने तने से एक युग्मक स्मॉल टी जब जुड़ेंगे तो जायगोट बनेगा और जायगोट से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से बीज बनेगा। ठीक, फिर उसी कैपिटल टी को अगले स्मॉल टी से मिलाया गया युग्मक से, इस प्रकार से इसका संकरण कराया गया और देखा गया कि F1 पीढ़ी में स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों साथ में थे। इसको कहा गया संकर पौधे। क्या कहा गया, संकर पौधे। संकरण कराने के पश्चात स्त्री केसर वाले पौधे में जितने भी दाने बने, उन दानों को जब F1 पीढ़ी में उगाया गया तो देखा गया सभी पौधे लंबे तने वाले थे, कोई भी बौना तना इसमें नहीं हुआ, सभी पौधे लंबे तने वाले थे। कैसे थे, लंबे तने वाले, लंबे तने वाले। क्योंकि मेंडल ने बताया था कि जब हम दो विपर्यासी लक्षणों के बीच संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में एक लक्षण प्रदर्शित होता है जो दूसरे लक्षण को प्रदर्शित होने नहीं देता है। जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी कहते हैं और जिस लक्षण को पहला लक्षण प्रदर्शित नहीं होने देता उस लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसको आप लोग पढ़ चुके हो, प्रभावी तथा अप्रभावी में। तो सभी पौधे कैसे हुए, लंबे तने वाले। और हमने देखा इसमें जो युग्मक हैं वो भिन्न भिन्न है, एलील्स क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए इनको हम सम युग्मजी ना कह करके विषम युग्मजी कहेंगे, जिसे हम संकर भी कह सकते हैं। तो संकर लंबे तने वाले पौधे। तो पी पीढ़ी में जब संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे तने वाले उत्पन्न हुए। अब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण होने दिया गया। ध्यान दीजिए एक चीज और, प्रभाषिक शब्दावली में हमने आपको एक चीज और नहीं बताई, उसको देख लीजिए, तब इसके आगे हम पढ़ते हैं। प्रभाषिक शब्दावली में जीन रूप और दृश्य रूप, जीन रूप और दृश्य रूप, तो जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, किसी लक्षण को जिसे हम नग्न आंखों से या अपनी आंखों से देख सकते हैं उस लक्षण को दृश्य रूप कहा जाता है। और उस लक्षण से संबंधित जो जीन्स होता है जिसे हम नहीं देख सकते हैं उसे जीन रूप कहा जाता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये आपका जीन रूप है। क्या है, जीन रूप है। और जब यही पौधे के रूप में निकल के आता है, पौधे के रूप में जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं लंबे लंबे तने वाले पौधे के रूप में, तो उसे क्या बोलते हैं, दृश्य रूप। क्या बोलते हैं, जिसे देखा जा सके उसे दृश्य रूप, और दृश्य रूप का जो जीन है उसे कहते हैं जीन रूप। ये जीन रूप और दृश्य रूप की परिभाषिक शब्दावली थी। हाँ, तो मेंडल के F1 पीढ़ी में एक गुण संकरण प्रयोग में F1 पीढ़ी में सभी लंबे तने वाले पौधे उत्पन्न हुए। अब इन लंबे तने वाले पौधों के बीच स्वपरागण होने दिया गया। कैसा परागण, स्वपरागण। जब स्वपरागण हुआ
तो इनमें युग्मक आपस में संलयित होते हैं। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी किसके लिए था? लंबा तना, शुद्ध लंबा तना, शुद्ध लंबा तना। कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा, और स्मॉल टी शुद्ध बौना। ये आपकी हो गई F2 पीढ़ी। जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण होने दिया गया तो जितने भी बीज बने उन बीजों को जब F2 पीढ़ी में उगाया गया तो देखा गया कि दृश्य रूप अगर देखा जाए, दृश्य रूप, तो 3:1 के अनुपात में लंबा और बौना पौधा होगा। लेकिन अगर इसका हम जीन रूप देखें तो कैपिटल टी शुद्ध है, 1 अनुपात हो गया, संकर लंबा का 2 अनुपात है और शुद्ध बौना का 1 अनुपात है। तो अगर हम इसका जीनोटाइप देखें, F2 पीढ़ी का जीनोटाइप, F2 पीढ़ी का जीनोटाइप, तो वो आएगा 1:2:1 अनुपात आएगा। और अगर फिनोटाइप देखें तो ये आएगा 3:1 दृश्य रूप, क्योंकि 3% पौधे 30% पौधे 30 का है 75% पौधे लंबे दिखाई पड़ेंगे और 25% पौधे बौने दिखाई पड़ेंगे। ठीक, F2 पीढ़ी में तो ये निकल करके आया जीनोटाइप 1:2:1 और फिनोटाइप 3:1। तो ये था प्रयोग, एक गुण संकरण प्रयोग, एक गुण संकरण प्रयोग। अब इस एक गुण संकरण प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकला? ठीक, एक गुण संकरण प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकला, इसको ध्यान देते हैं। एक गुण संकरण प्रयोग से मेंडल ने 2 नियम का प्रतिपादन किया। पहला नियम निकल के आया था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा नियम निकल के आया था पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। या युग्मकों शुद्धता का नियम। ये 2 नियम निकल के आया था एक गुण संकरण प्रयोग से। तो मेंडल ने प्रभाविता का नियम जो दिया एक गुण संकरण प्रयोग के P पीढ़ी और F1 पीढ़ी के बीच निकल के आया था। समझते हैं इसको ध्यान से हम। तो वहां इन्होंने दिखाया था कि जब 2 एक लक्षण के 2 विपर्यासी, एक लक्षण के 2 विपर्यासी कारकों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है तथा अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है। इसे ही उन्होंने क्या कहा? प्रभाविता का नियम कहा। तो प्रभाविता का नियम क्या है? जब एक लक्षण के 2 एक लक्षण के 2 तुलनात्मक रूपों के बीच या विपर्यासी रूपों के बीच संकरण कराया जाता है तो
F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस नियम को ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। या इसे दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों के बीच संकलन कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देता। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे देखा गया कि एक लक्षण लिया हमने पौधे में लंबा तना, दूसरा लिया बौना तना। तो लंबे तने का जीन्स बौने तने के जीन्स के लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है। अर्थात यहाँ कैपिटल टी का लक्षण प्रदर्शित होता है जबकि स्मॉल टी का लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। अतः यहाँ पर कौन सा नियम निकल के आता है? प्रभाविता का नियम। ठीक समझ गए? अब दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम क्या है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम F2 पीढ़ी से निकल के आता है। पृथक्करण के नियम के अनुसार संकर में उपस्थित जीन्स, संकर या विषम युग्मजी जीन्स एक दूसरे के साथ रहते हुए अपने अस्तित्व को बचाए रखते हैं और अगली पीढ़ी में पृथक होकर के अपने आप को पुनः प्रकट करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। तो F1 पीढ़ी के संकर में उपस्थित एलील्स एक दूसरे के साथ रहते हुए अपनी शुद्धता को बनाए रखते हैं और अगली पीढ़ी में और F2 पीढ़ी में एक दूसरे से पृथक होकर अपने लक्षणों को पुनः प्रकट करते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहा जाता है। इसे ही पृथक्करण का या युग्मकों की शुद्धता का नियम युग्मकों की शुद्धता का
नियम कहते हैं। अब F1 पीढ़ी में जो प्रयोग किया गया एक गुण संकरण प्रयोग में, वहाँ देखा गया कि एक प्रभावी जीन्स अप्रभावी जीन्स के साथ है, अर्थात कह सकते हैं एक अप्रभावी जीन्स एक प्रभावी जीन्स के साथ है। अब ये प्रभावी जीन्स के साथ रहते हुए अपनी शुद्धता को बरकरार रखता है, अर्थात ये खराब नहीं होता, नष्ट नहीं होता है, और अगली पीढ़ी में पृथक होकर के पुनः अपने आप को प्रकट कर लेता है। बौना बौना तना F2 पीढ़ी। तो यही हो गया आपका पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, अर्थात युग्मक प्रभावी युग्मक के साथ रहते हुए भी शुद्ध बने रहते हैं और अगली पीढ़ी में पृथक हो करके अपने आप को फिर से प्रकट करते हैं। इसे ही कहा जाता है पृथक्करण का नियम। तो एक गुण संकरण प्रयोग से दो नियम निकले थे। वैसे मेंडल्स के 3 नियम हैं। मेंडल ने आनुवांशिकी के 3 नियम दिए थे। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा नियम दिया था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अव्यूहन के नियम की उत्पत्ति मेंडल ने द्विगुण संकरण प्रयोग से की थी। तो इसलिए अब हमें दूसरा संकरण प्रयोग पढ़ना पड़ेगा, वो है द्विगुण संकरण प्रयोग। कौन सा प्रयोग? द्विगुण संकरण प्रयोग। द्विगुण संकरण प्रयोग द्विगुण संकरण प्रयोग द्विगुण संकरण प्रयोग। तो अभी तक आपने देखा कि मेंडल ने केवल एक ही लक्षण लिया था और उनके 2 विपर्यासी रूपों के बीच संकरण कराया था। अब यहाँ मेंडल मटर के पौधे में 2 ऐसे लक्षणों का चुनाव करेंगे जो एक साथ रहते हैं और उनके तुलनात्मक रूपों के बीच संकरण कराएंगे P1 पीढ़ी में, और फिर F1 पीढ़ी तैयार होगी और F1 पीढ़ी के बाद F2 पीढ़ी आएगी। तो ध्यान देते हैं हम द्विगुण संकरण प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे में जो 2 लक्षण का चुनाव किया था, वो दोनों लक्षण कौन थे? पहला लक्षण था बीज की आकृति, और बीज की आकृति के 2 रूप होते हैं, हमने बताया था। प्रभावी में क्या होता है? गोल। क्या होता है? गोल बीज, जिसके लिए हम एलील्स ले सकते हैं कैपिटल R, कैपिटल R। और अप्रभावी रूप में झुर्रीदार बीज। कौन सा बीज? झुर्रीदार, जिसके लिए स्मॉल r एलील्स का हम चुनाव कर सकते हैं। दूसरा जो लक्षण लिया था बीज पत्र का रंग, बीज पत्र का रंग। तो इन्होंने प्रभावी में पीला, क्योंकि गोल बीज पीले बीज पत्र के साथ सदैव रहता है, इसलिए पीले के लिए कैपिटल Y एलील्स का चुनाव करेंगे। और बीज पत्र का रंग हरा, जो कि अप्रभावी होता है, जिसके लिए हम स्मॉल y और स्मॉल y लेंगे। ये इस प्रकार से बीज की आकृति और बीज पत्र का रंग 2 लक्षण यहाँ पर उपस्थित हैं, और ये दोनों लक्षण एक साथ रहते हैं और दोनों के विपर्यासी तुलनात्मक रूप भी होते हैं। तो इन्हीं के बीच इन्होंने संकरण कराया। तो
संकरण कैसे हुआ? पहला तो लेंगे हम गोल पीला बीज। पहला लक्षण क्या होगा? गोल पीला बीज, गोल पीला बीज। और दूसरा होगा झुर्रीदार हरा बीज। गोल पीले बीज के लिए जो एलील्स होगा वो कैपिटल आर, कैपिटल वाई होगा। झुर्रीदार हरा के लिए क्या होगा? स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब इनके बीच सर्वप्रथम संकरण कराया जाएगा। ये पी पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है? पी पीढ़ी। जब संकरण कराया जाएगा तो संकरण के पहले इनमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, युग्मक बनते हैं आर वाई, एक युग्मक बनेगा, आर वाई एक युग्मक बनेगा। वैसे यहाँ भी आर वाई एक युग्मक, आर वाई एक युग्मक। अब युग्मकों के बीच संलयन होगा तो देखिए कैसा संलयन? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई एक बन गया। दूसरा बनाएंगे तो भी वही आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर वही चीज। तो प्रभाविता के नियम से देखा गया सभी पौधे संकर गोल पीले बीज हुए। F1 पीढ़ी में जनरेशन में सभी पौधे कैसे हुए? अर्थात सभी पौधे में बीज जो उत्पन्न हुए वो बीज किस प्रकार से हुए? देखिए अब यहाँ इस स्मॉल आर किसके लिए है? झुर्रीदार के लिए। और झुर्रीदार के लिए प्रभावी है गोल, तो यहाँ पर ये प्रभावी लक्षण उत्पन्न होगा जबकि अप्रभावी उत्पन्न नहीं होगा। और स्मॉल वाई अप्रभावी है, स्मॉल वाई हरे रंग के लिए अप्रभावी है और कैपिटल वाई पीले रंग के लिए प्रभावी है। तो यहाँ पीला रंग प्रदर्शित होगा जबकि हरा रंग प्रदर्शित नहीं होगा। तो इस बीज में क्या आएगा? इसकी स्थिति क्या होगी? गोल पीला, गोल पीला, वो भी संकर गोल पीला। तो F1 पीढ़ी में प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रभावी लक्षण प्रकट होगा, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होगा। हमने यहां पर देखा था कि गोल पीला प्रभावी था जबकि झुर्रीदार हरा अप्रभावी था, अतः ये प्रकट नहीं होगा। ठीक, अब हम F1 पीढ़ी के इन बीजों को उगाएंगे। उगाने के बाद इन पौधों में क्या होने देंगे? स्वपरागण। जब स्वपरागण हो जाएगा तो इन पौधों में पुष्पों में बनने वाले बीजों की स्थिति देखेंगे। तो उसको देखते हैं F2 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी का संकरण देखते हैं तो F1 पीढ़ी के पौधों के बीच क्या होने देंगे? हम स्वपरागण होने देंगे, स्वपरागण। तो F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं उनका एलील्स ये होगा, कैपिटल आर, वाई और वाई। अब इसमें हम स्वपरागण करने देंगे। स्वपरागण इसमें से एक पौधा होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। मेल और फीमेल बनाने के लिए हमने बताया कि इनमें से जिसको मेल बनाना है उससे हम जाइनोस्पर्म को बाहर निकाल देंगे, केवल एंड्रोस्पर्म को रखेंगे, वो मेल बन जाएगा। और अगर फीमेल बनाना है तो जाइनोस्पर्म को रखेंगे, एंड्रोस्पर्म को बाहर निकाल देंगे, फीमेल बन जाएगा। अब स्वपरागण से पहले जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो युग्मकों का निर्माण होता है। तो थोड़ा सा ये बड़ा है, इसको देखेंगे। एक चौखाने के रूप में मेल और फीमेल के अलग अलग युग्मक बनेंगे। यहां पर हम लेते हैं ये मेल युग्मक। आपका था कैपिटल आर, कैपिटल वाई।
अब युग्मक बनेगा तो आर कैपिटल वाई, पहला युग्मक बनेगा आर कैपिटल वाई, फिर दूसरा युग्मक बनेगा आर स्मॉल वाई, आर स्मॉल वाई, तीसरा युग्मक स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा युग्मक बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार से हम मादा पुष्प में आएंगे, जो चारों युग्मक बनेंगे उनको देखेंगे कैसे बनेंगे। वही चीज कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनमें हम संकरण कराएंगे। वैसे तो स्वपरागण हो रहा है, तो स्वपरागण होने के पश्चात इसमें जितने भी पुष्प बनेंगे, पुष्पों से जो बीज बनेंगे उनकी स्थिति किस प्रकार से रहेगी उसको हम F2 पीढ़ी में देखते हैं। क्या देखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको आप लोगों ने देखा, ये गोल शुद्ध गोल पीला, इस बीज का रंग कैसा होगा, ये गोल पीला होगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये होगा गोल पीला लेकिन संकर, क्योंकि एक इसमें विषम युग्मजी हो गया। जितने भी जिनमें एलील्स असमान हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, संकर। गोल पीला ये भी रहेगा, बट ये संकर गोल पीला होगा, संकर गोल पीला। अब यहां से लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी क्योंकि कैपिटल आर गोल के लिए और कैपिटल वाई पीले के लिए प्रभावी है, इसलिए ये भी गोल पीला होगा, लेकिन एक एलील्स के भिन्न हो जाने के कारण ये संकर गोल पीला ये भी होगा। फिर उसके बाद यहां आएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी संकर गोल पीला। फिर यहां से आएंगे दूसरे नंबर पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी गोल पीला, वो भी संकर गोल पीला। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ध्यान दीजिए, अब यहां पर कैपिटल आर तो गोल के लिए है और वाई किसके लिए है, गोल हरा, वाई हरे रंग के लिए है, इसलिए ये एक नया संयोग उत्पन्न हुआ जो कि आपने पी पीढ़ी में नहीं देखा था, शुद्ध गोल हरा। ये बीज कैसा होगा, गोल होगा, लेकिन इसके बीज पत्र का रंग कैसा होगा, हरे रंग का होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तो वही आपका संकर गोल पीला। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल आर प्रभावी है गोल के लिए, इसलिए ये तो गोल होगा, संकर गोल, और ये हरा है, स्मॉल वाई हरे के लिए अप्रभावी, लेकिन दोनों जीन्स अप्रभावी के, इसलिए हरा रंग आएगा। तीसरे नंबर पे आते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नहीं कैपिटल वाई, ये भी संकर गोल पीला। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, संकर गोल पीला। फिर आएंगे हम स्मॉल आर कैपिटल वाई, ध्यान दीजिए, यहाँ स्मॉल आर किसके लिए अप्रभावी है, ये झुर्रीदार के लिए प्रभावी है, तो बीज की आकृति तो झुर्रीदार होगी, लेकिन कैपिटल वाई किसके लिए प्रभावी है, बीज पत्र के रंग के लिए, वो भी पीले, तो ये होगा झुर्रीदार पीला। फिर उसके बाद यहाँ आएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये संकर
झुर्रीदार पीला। चौथे नंबर में आते हैं हम कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ये आपका गोल शंकर गोल पीला। फिर यहां पर आएंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, है ना। तो ये गोल के लिए हो गया और ये हरे रंग के लिए हो गया गोल हरा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये होगा झुर्रीदार पीला, और ये होगा स्मॉल वाई, मतलब कि झुर्रीदार हरा। तो देखिए हमने ये है द्विगुण संकरण प्रयोग। द्विगुण संकरण प्रयोग के दौरान जो युग्मक होते हैं वो अप्रभावी, प्रभावी जो भी हैं एक दूसरे से पहली बात तो पृथक होते हैं और फिर दूसरे युग्मकों के साथ संयुक्त होकर के नए नए संयोग उत्पन्न होते हैं। हमने यहाँ पर शुरुआत में केवल 2 ही लक्षण लिए थे, गोल बीज पत्र का रंग पीला एक लक्षण, और दूसरा लक्षण लिया था झुर्रीदार बीज और बीज पत्र का रंग हरा। लेकिन यहाँ पर कुछ नए संयोग भी निकल कर आए हैं, जिसमें हम अगर देखें गोल पीला बीज कितना है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अनुपात में गोल पीला बीज आ गया। झुर्रीदार गोल हरा की बात करें, गोल हरा ये 3 अनुपात में है। देखिए गोल हरा 1 2 3, गोल हरा 3। फिर झुर्रीदार पीला इसका भी अनुपात 3 ही है। झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार 1 2 और 3 झुर्रीदार पीला, और लास्ट में है झुर्रीदार हरा। एक अनुपात में। तो द्विगुण संकरण प्रयोग का जो अनुपात आता है वो अनुपात आता है 9:3:3:3:1, जिसमें गोल पीला का अनुपात 9, गोल हरा का 3, झुर्रीदार पीला का 3 और झुर्रीदार हरा ब्रिंकलेट ग्रीन सीड्स का अनुपात आता है 1। तो ये द्विगुण संकरण प्रयोग था, और इस द्विगुण संकरण प्रयोग में देखा आप लोगों ने कि इसमें जो युग्मक थे स्वतंत्र रूप से एक दूसरे युग्मकों के साथ अव्यूहन करके नए नए संयोग को उत्पन्न कर रहे हैं। शुरुआत में हमने केवल 2 लक्षण लिए थे, गोल पीला बीज और झुर्रीदार हरा बीज, लेकिन देखा हमने क्या, गोल हरा बीज भी उत्पन्न हुआ और झुर्रीदार पीला बीज भी उत्पन्न हुआ। ये दोनों संयोग नए उत्पन्न हुए। ठीक, ये कैसे उत्पन्न हुए, युग्मकों का दूसरे युग्मकों के साथ स्वतंत्र रूप से संयुग्मन करने के दौरान। इसलिए इससे एक तीसरे नियम की उत्पत्ति होती है, मेंडल के तीसरे नियम की उत्पत्ति, जिसे कहा जाता है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो मेंडल के द्विगुण संकरण प्रयोग से मेंडल के तीसरे नियम की उत्पत्ति हुई। मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इन्होंने स्वतंत्र अव्यूहन के नियम के अनुसार जब द्विगुण संकरण प्रयोग के दौरान 2 लक्षणों को एक साथ लेकर के संकरण कराया जाता है, तो इसमें उपस्थित युग्मक एक दूसरे के साथ, दूसरे युग्मकों के साथ स्वतंत्र रूप से अव्यूहन करके नए नए संयोग उत्पन्न करते
हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो तीसरा नियम हम लिख देते हैं, नोट कर देते हैं। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो जब दो गुणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं। जबकि F1 पीढ़ी के संकर के बीच स्वपरागण के दौरान F2 पीढ़ी में युग्मक दूसरे युग्मकों के साथ स्वतंत्र रूप से संयोजन करके नए संयोग उत्पन्न करते हैं। इसे ही स्वतंत्र अव्यूहन नियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको मेंडल के एक गुण संकरण प्रयोग और दो संकरण प्रयोग को पढ़ाया, जिससे 3 नियमों का प्रतिपादन हुआ। पहला नियम प्रभावता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो इन तीनों नियमों को हम अच्छी तरीके से रीड करेंगे, पढ़ेंगे और इसके आगे की चर्चा जो भी है, अब इसके कुछ विचलन हैं, मेंडल के विचलन है, नियम के विचलन है, उनको हम अगले वीडियो में